दोस्तों नमस्ते। आज हम आपके सामने 14 मई 2021 को फिर से पेश हैं कक्षा 10 को लेकर। आज हम पहली दफा कक्षा 10 के विषय में बात करेंगे। हमारा विषय जो है वह हिंदी रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सत्र 2020-21 के विषय में ही वार्ता कर रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि हम 2020-21 की जो परीक्षाएं अभी स्थगित चल रही हैं, जो पेंडिंग हैं, उन्हीं परीक्षाओं के विषय में बात करें। आज चूंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के अध्यक्ष जारोली साहब की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है कि जून के अंतिम सप्ताह में फिर से इस विषय पर मीटिंग की जाएगी, चर्चाएं की जाएंगी और तब बोर्ड परीक्षा आयोजित करवाने के बारे में निर्णय लिए जाने की पूरी संभावनाएं हैं, पूरी गुंजाइश है। तो हम जो परीक्षा स्थगित चल रही है उसी परीक्षा पर के विषय में बात करने के लिए आपके सामने है। अब बात करते हैं कि हम किन किन चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि यह वीडियो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि कक्षा 10 में हिंदी का अध्यापन करवाने वाले शिक्षक साथी भी देखें। नंबर 2 बात है, जो बच्चे इस वर्ष 2020-21 में जो बच्चे 10वीं कक्षा की परीक्षा देने के लिए तैयार हैं, जिनके जो परीक्षा का वेट कर रहे हैं, जो प्रतीक्षा में हैं, वो सभी बच्चे देखें। और वो बच्चे चैनल के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि वो जुड़े रहें। इस जुड़े रहने में ये है कि अगले सत्र में वो 11वीं में होंगे, उससे अगले में 12वीं कक्षा में होंगे। और हमारा विचार ये है कि 2021-22 और 22-23 का 21-22 से हम कक्षा 10, 11, 12 तीनों कक्षाओं के पाठ्यक्रम पर विस्तार से चर्चा इस आपके इस अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से करने वाले हैं। तो जो बच्चे इस वर्ष 10वीं में हैं वो अगले वर्ष 11वीं में, उसके पश्चात 12वीं में होंगे। तो लगातार उनके काम आने की हम कोशिश करेंगे। इसके बाद भी यदि हम बात करें तो 12वीं कक्षा पास करने के पश्चात और जो बच्चे हैं वो कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कहीं ना कहीं तैयार हो जाते हैं, उनको क्वालिफाई कर लेते हैं, तो उसके बाद वो परीक्षाएं देनी शुरू करेंगे। हिंदी व्याकरण का अपने आप में एक अलग ही स्थान है। हिंदी व्याकरण का स्थान कोई नहीं ले सकता, उसका एक अलग महत्व है, उसका अलग स्थान है। और हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में भी वो चीज़ें रोज काम आती हैं। तो व्याकरण से संबंधित वीडियो, व्याकरण से संबंधित चर्चाएं भी हम आयोजित करते रहेंगे। तो 10वीं कक्षा के जो बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि उनको फ़ायदा मिलेगा। हाँ, इतनी ज़रूर कह सकते हैं कि आपको यहाँ पर अनावश्यक के कोई लफाजी, अनावश्यक कोई बातें नहीं मिलेंगी। आपको सिर्फ यहाँ पर गंभीर चर्चाएं पाठ्य पुस्तक से संबंधित अथवा गैर पाठ्य पुस्तक से या पाठ्यक्रम से इतर भी यदि कोई चर्चाएं होंगी तो वो हमारी गंभीर चर्चाओं के विषय में ही शामिल होंगी। कहीं ना कहीं शिक्षाप्रद या शिक्षा से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं वो ही आप यहाँ देख पाएंगे। तो इन चीज़ों में यदि आपकी रुचि है तो आप बेझिझक हमसे जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और एक वीडियो को देख सकते हैं। 10वीं कक्षा तक पढ़ने वाले बच्चे और पढ़ाने वाले शिक्षक साथी वो उन बच्चों तक पहुंचाने का कष्ट हमारे निवेदन पर जरूर करें कि जो बच्चे 10वीं कक्षा की एग्जाम इस बार देंगे उन बच्चों तक ये वीडियो पहुंचे। और ये पहला, ये आप मान के चलें कि हम पहली सीढ़ी से चल रहे हैं। पहली सीढ़ी का से हमारा आशय है कि जो पाठ्यक्रम पूर्व में निर्धारित था उसे संशोधित किया गया, संशोधित पाठ्यक्रम जारी किया गया। तो क्या चीजें हटाई गई और क्या चीजें रखी गई, उन चीजों से लेकर और हम प्रति पाठ और व्याकरण के हर एक विषय, हर एक बिंदु, हर एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं कि कक्षा 10 है, कक्षा 10 की हिंदी और सत्र 2020-21 इसमें कुल मिलाकर इसे 5 खंडों में विभक्त किया गया था। पूरे पाठ को 4 खंडों में विभक्त किया गया था। पहला खंड यदि हम बात करें तो अपठित। अब अपठित में दोस्तों, अपठित गद्यांश हटा दिया तो हम उसके विषय में चर्चा नहीं करेंगे। तो अपठित पद्यांश हमारे इस पाठ्यक्रम में इस वर्ष रखा गया है। इस पाठ्यक्रम में से, इस विषय में से या इस खंड में से कुल मिलाकर 6 अंक के प्रश्न पूछे जाने हैं। 6 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद में नंबर 2 पर यदि हम बात करें तो रचना से संबंधित जो चीजें हैं उन पर, रचना से संबंधित का अर्थ है कि बच्चा अपनी तैयारी करे और उन तैयारी पर अपने आप को प्रस्तुत कर सके। तो इसे नंबर एक तो आएगा इसमें से निबंध, और दूसरा होता है इसमें से
पत्र, और पत्रों में यदि हम बात करें तो प्रार्थना पत्र नहीं होंगे, कार्यालय एवं व्यावसायिक पत्र लिखे जाने। तो कार्यालय निबंध है वह 8 अंक का होगा, और व्यावसायिक और कार्यालय पत्र है वह 4 अंक का पूछा जाना है हमसे। कुल मिलाकर इसका अंक भार कितना रह जाएगा, 12 रह जाएगा। उसके बाद नंबर आता है 3 नंबर पर हम बात करें तो व्याकरण के विषय में। व्याकरण से जैसे काल, क्रिया, कारक वो शब्द हटाकर, वो सारी चीजें हटाकर कुल मिलाकर 4 ही चीजें रखी गई हैं। एक तो रखे गए हैं इसमें से समास रखा गया है, नंबर 1 बात करें। नंबर 2 पर बात करते हैं तो वाक्य एवं शब्द शुद्धि, वाक्य या शब्द शुद्धि। शुद्ध शब्द कौन सा है वर्तनी की दृष्टि से, तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। नंबर 3 पर हम बात करें तो मुहावरे, और उसके पश्चात है लोकोक्ति। ये जो बोर्ड के द्वारा, बोर्ड की साइट पर जो बातें की बताई गई हैं उनके मुताबिक हम बात कर रहे हैं। तो समास 4 अंक के पूछे जाने बता रहे हैं। उसके बाद में वाक्य और शब्द शुद्धि भी बता रहे हैं कि 4 अंक से की पूछी जाएगी। मुहावरे भी कहते हैं कि 4 अंक के पूछे जाएंगे, और लोकोक्ति 2 अंक की पूछी जाएगी। ये बात यहाँ निकल के आती है। अब बात हम करते हैं नंबर 4 की। तो नंबर 4 में हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे क्षितिज नाम की जो पाठ्य पुस्तक है उस पाठ्य पुस्तक में से प्रश्न पूछे जाने हैं। और इस पाठ्य पुस्तक में से यदि हम प्रश्नों की बात करें तो कुल मिलाकर 48 अंक के, लेकिन जैसे एक प्रश्न तो होगा इसका व्याख्या से संबंधित। व्याख्या में क्या होगा, एक ए नंबर वाला होगा जैसे गद्य खंड से, ए नंबर में क्या होगा गद्य खंड से, इसमें विकल्प रहेगा। विकल्प का अर्थ आप 10वीं कक्षा के बच्चे समझ सकते हैं कि मतलब अथवा वाला प्रश्न पूछा जाएगा। अथवा में होंगे 2 पैराग्राफ होंगे, 2 में से कोई एक आपको करना है। बात यदि हम पद्य खंड की बात करें तो यहाँ पर काव्यांश होगा, और वह काव्यांश भी विकल्प सहित होगा। उसमें भी आपको दूसरा ऑप्शन मिलेगा। पहले के बारे में आप थोड़े से कहीं ना कहीं अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं तो दूसरा कर सकते हैं। इसके बाद बात करें निबंधात्मक प्रश्न कितने आएंगे, 2 निबंधात्मक प्रश्न आएंगे। निबंधात्मक का अर्थ आप समझ सकते हैं कि बड़े वाले प्रश्न, ये 2 होंगे। एक तो होगा गद्य से प्लस एक होगा पद्य खंड से, एक गद्य खंड से और एक पद्य खंड से। उसके बाद आती है बात नंबर 3 पर बात हमें करें तो 3 नंबर पर बात करते हैं तो यहाँ आते हैं 6 है लघुत्रात्मक प्रश्न। लघुत्रात्मक श्रेणी के, लघुत्रात्मक प्रकार के प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 6 है। वो 3 तो गद्य से पूछे जाएंगे प्लस 3 ही पद्य से पूछे जाएंगे। 3 गद्य से और 3 पद्य से पूछे जाने हैं। इसके बाद हम बात करेंगे, मैं यही लिख रहा हूं ताकि पूरा बोर्ड हमारा एक बार सामने रहे। 4 अति लघुत्रात्मक, 4 प्रश्न किस प्रकार के होंगे, अति लघुत्रात्मक। अति लघुत्रात्मक श्रेणी के 4 प्रश्न होंगे जो कि कुल मिलाकर 1-1 अंक के होंगे। तो ये 4 अंक के यहाँ मान सकते हैं। उसके बाद में एक लेखक या कवि का परिचय, ठीक है, तो यह भी 4 अंक का होगा। दोनों होंगे, एक लेखक और एक कवि का नाम दिया जाएगा। आप किसी एक का उत्तर एक के बारे में वहां लिखेंगे। और उसके बाद में एक प्रश्न आता है सड़क सुरक्षा शिक्षा का। सड़क सुरक्षा के जो नियम है या यातायात से संबंधित जो नियमावलियां हैं उनसे, या एक प्रश्न इस प्रकार से भी, ये अथवा वाले प्रश्न होंगे। इनमें क्या, जैसे ये अथवा वाले होंगे, ये अथवा वाले नहीं, लेखक और कवि में दोनों में से कोई एक करना तो अथवा हो गया। और यहाँ भी सड़क सुरक्षा शिक्षा वाला जो पाठ है वह भी हम बात करें कि उसमें अथवा वाले प्रश्न होंगे। अथवा वाले प्रश्न से हम कह सकते हैं कि जैसे एक प्रश्न में हो गया कि शराब पीकर गाड़ी चलाने के क्या नुकसान है, या
पैदल यात्री को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, या 4 पहिया भारी वाहन चलाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, 4 पहिया छोटे वाहन जैसे कार, जीप इत्यादि चलाते समय किन बातों का, या 2 पहिया वाहन चलाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा जैसे अथवा में आ गया 5 चित्र दे दिए और उन 5 चित्रों में से पूछ लिया कि इन प्रत्येक अलग अलग चित्र के जो निर्देश हैं जिनमें उन निर्देशों के बारे में बताइए। जैसे एक ये होता है इस प्रकार से, और काट देते हैं कि यहाँ यू टर्न लेना मना है, या जैसे इस प्रकार से मोड़ दे देते हैं और इसको काट देते हैं कि राइट में मुड़ना मना है, यहाँ इस प्रकार से कह देंगे कि लेफ्ट में मुड़ना मना है, या इस प्रकार से हॉर्न का चित्र बना कर और उस पे लगा देंगे कि यहाँ हॉर्न बजाना मना है। जैसे विद्यालय या अस्पताल के पास से यदि गाड़ियां गुजरती हैं, उस सड़क गुजरती है, तो वहाँ इस प्रकार का निशान लिखा होता है। क्यों लिखा होता है? उसकी वजह होती है कि स्कूल में व्यवधान न है और अस्पताल में क्योंकि रोगी वहाँ पहले से भर्ती है, इसलिए जैसे इस प्रकार का है कोई निशान आ गया तो इस निशान का अर्थ होता है कि आगे कोई नदी अथवा किसी नाले के ऊपर से गुजरने वाला कोई पुल अथवा कोई पटरी आपको वहां मिलेगी, तो वहां थोड़ी सी गति सीमा वो धीरे रखिए। तो इस प्रकार से प्रश्न अथवा वाले प्रश्न, अथवा किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे शराब पीकर नहीं चलाना, सीट बेल्ट बांधना, हेलमेट बांधना, अपने दस्तावेज जरूरी दस्तावेज हम वो साथ लेना। इसके अलावा जैसे सीट बेल्ट है, हेलमेट है, मोबाइल पर बात नहीं करना, ये सबसे महत्वपूर्ण ये सारी चीजें हैं। तो यदि हम बात करें तो कुल मिलाकर यह प्रश्न है अभी तक की जो जानकारी है उस जानकारी के मुताबिक यह जो प्रश्न है वह 3.25 घंटे का होना है। इसका अंक भार कुल मिलाकर 80 अंक होना है और उस 80 अंक को निम्न प्रकार से विभक्त किया गया है कि पहला जैसे पठित गद्यांश से 6 अंक से के प्रश्न पूछे जाएंगे, रचना से संबंधित 2 प्रश्न आएंगे, कार्यालय पत्र होगा या व्यावसायिक पत्र होगा, यह भी अथवा में होगा, 2 होंगे, 2 में से कोई एक आपको लिखना है। उसका अंक भार 4 अंक रहेगा। एक निबंध होगा और निबंध के विकल्प हमें 4 मिलते हैं, इन 4 में से कोई एक हमें करना होता है, वह 8 अंक का होता है और इससे प्रत्येक निबंध के 4 पॉइंट भी हमें दिए होते हैं। जैसे प्रस्तावना है, उसके बाद उसका विकास है, उसके बाद उसका विस्तार है और उसके बाद उसका उपसंहार है। उसके बाद तो ये कुल मिलाकर 8 और 4 12 अंक का। उसके पश्चात यदि व्याकरण की बात करें तो व्याकरण में कुल मिलाकर 4 चीजें रखी गई हैं, समास रखे गए हैं, वाक्य और शब्द शुद्धि रखी गई है, मुहावरे और लोकोक्ति रखी गई है। और चौथा चरण है वह हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का है, जिसका अंक भार सबसे अधिक 48 अंक के प्रश्न पूछे जाने हैं। एक तो व्याख्या पूछी जाएगी, एक गद्य में से होगी और एक पद्य में से, और इस गद्य और पद्य वाली इस व्याख्या के कुल मिलाकर 6 दोनों के ही 6 मतलब कुल मिलाकर 12 अंक की हमारी क्या होंगी, व्याख्याएं होंगी। व्याख्याएं कितनी है, 12 नंबर की। उसके बाद में 2 निबंधात्मक प्रश्न होंगे, ये दोनों ही निबंधात्मक प्रश्न भी 6 + 6 अंक के होंगे, तो 12 अंक के ये हो गए। दोनों निबंधात्मक में एक गद्य से होगा और एक पद्य से होगा, और ये भी अथवा वाले प्रश्न होंगे दोनों ही। पद्य वाले में भी पद्य से 2 प्रश्न होंगे, कोई एक करना है, गद्य में 2 प्रश्न होंगे, कोई एक करना है। उसके बाद में लघुत्रात्मक श्रेणी के 6 प्रश्न पूछे जाने हैं, जो 3 तो गद्य से होंगे और 3 ही पद्य से होंगे। अति लघुत्रात्मक श्रेणी के कुल मिलाकर 4 प्रश्न पूछे जाने हैं, जो 2 गद्य से और 2 पद्य से। एक प्रश्न लेखक और कवि में से पूछा जाना है, तो एक जैसे गद्य से हो गया, ये पद्य से हो गया। और इसके बाद में एक सड़क सुरक्षा शिक्षा से संबंधित जुड़ा सवाल आएगा, जिसका अंक भार कितना रहेगा, 4 अंक रहेगा। इसका अंक भार भी कुल मिलाकर 4 अंक रहेगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कुल मिलाकर 80 नंबर का यह हमारा प्रश्न पत्र होने वाला है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक हो सकता है इस कोविड-19 के लॉकडाउन के कारण से जो परीक्षाएं आयोजित की जानी है, इसके बाद में हालात कुछ सामान्य होने पर तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि शायद हो सकता है परीक्षा का टाइम भी कम कर दिया जाए, जो 3.25 घंटे है उसका समय कम कर दिया जा सकता है। और यहाँ पर जो पूर्णांक है उन पूर्णांक को भी कम किया जा सकता है, ताकि कम से कम समय में और हमें और वो परीक्षा दे सकें, ताकि संक्रमित होने के जो खतरे हैं वो कम उठाने पड़े।
ये इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि ये सरकार का और हमारे कार्यालय का मामला है, तो देखते हैं वहां से क्या निकल कर आते हैं। अब बात करते हैं, देखिए ये तीन चीजें तो अपने आप में क्लियर है। अपठित जो आपका पढ़ा हुआ नहीं है, एक पद्यांश होगा, पद्यांश का अर्थ है कविता होगी, एक छोटी सी कविता होगी जिसमें 10 से लेकर 15 तक पंक्तियां होंगी, और उन पंक्तियों में से ही कुछ सवाल हमसे पूछे जाने हैं। उसके बाद में निबंध 4 होंगे, चारों में से कोई एक लिखना है। अब इन चारों का भी अलग पैटर्न होता है। एक तो होता है कि यदि मैं होता, कल आपकी कल्पना पर आधारित है, यदि मैं सरपंच होता, यदि मैं प्रधानमंत्री होता, यदि मैं राष्ट्रपति होता, यदि मैं मुख्यमंत्री होता, तो यदि मैं प्रधानाध्यापक होता, प्रधानाचार्य होता, तो इस प्रकार के ये सवाल पूछे जाने हैं। और एक राजस्थान से संबंधित होगा, एक तात्कालिक जो मुद्दे हैं जैसे कोरोना इत्यादि है, किसान आंदोलन है, उनसे जुड़ा हुआ, और एक ट्रेडिशनल जिसको हम कह सकते हैं परंपरागत, जिसमें शिक्षा से संबंधित है, इंटरनेट का है, क्रांति इंटरनेट क्रांति है, मोबाइल का योगदान और इसका जो कहीं ना कहीं हमारे विकास में, हमारे प्रगति में, बच्चों की प्रगति में जो बाधा है, वो सारी चीजें। तो वाद और विवाद से जुड़ी, पक्ष और विपक्ष से जुड़ी जो चीजें हैं, कुल मिलाकर ये 4 प्रकार के निबंध, 4 निबंध होंगे। चारों में से कोई एक करना, एक आपकी कल्पना पर है, एक आपकी जानकारी पर है, एक आपकी तार्किकता पर होगा कि आप किसी भी चीज के पक्ष में क्या तर्क दे सकते हैं और उसके विपक्ष में क्या तर्क दे सकते हैं। इसके बाद में एक कार्यालय पत्र और एक व्यवसायिक पत्र, इन दोनों में से हो सकता है दोनों ही कार्यालय आ जाए, दोनों ही व्यवसायिक आ जाए, अथवा में होंगे कोई एक लिखना है। समास के एवं वाले प्रश्न होंगे, वाक्य और शब्द शुद्धि के एवं वाले होंगे, मुहावरे 2 एवं में होंगे, और 2 उसके बाद में अति लघुत्रात्मक प्रश्नों में शामिल होंगे। और उसके तो ये 3 चीजें तो क्लियर हो गई। अपठित पद्यांश हमारा रचना से संबंधित है और व्याकरण से संबंधित है। अब हम बात करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के, कि पाठ्य पुस्तक क्षितिज के कौन कौन से पाठ है, और हमारे इस सत्र में 2020-21 के सत्र में हमारे पाठ्यक्रम में रखे गए हैं। क्योंकि हम उन्हीं पाठों के बारे में आप पहले से, आपके जो विषय अध्यापक हैं वो आपको कक्षा में पढ़ा चुके हैं, हम इतना जानते हैं। और बहुत फिर भी हम चाहते हैं कि यदि हम वीडियो बना रहे हैं तो पूरी जानकारी के साथ प्रस्तुत हों, क्योंकि कक्षा में हमने शायद ये बहुत लेट पढ़ा था, और जब पढ़ा उसके पश्चात हो सकता है दिमाग में वो चीजें न रही हों, तो एक बार फिर से उन चीजों पर आते हैं। तो देखिएगा हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम है क्षितिज। क्षितिज दोस्तों कहते हैं किसे, ऊपर से आसमान और नीचे से धरती, इन दोनों का जो मिलन बिंदु हमें दूर दिखाई देता है, वो मिलन बिंदु है, वही क्षितिज कहलाता है। इस क्षितिज के कुल मिलाकर 2 भाग हैं, एक तो गद्य खंड है और एक पद्य खंड है, एक पद्य खंड है और एक गद्य खंड है। अब इन दोनों खंडों में कौन कौन से पाठ रखे गए हैं उन पर हम चर्चा करते हैं, उन पर बात करते हैं कि कौन कौन से रखे गए। हम गद्य खंड की बात करें तो एक तो देखिएगा पहला ही पाठ है भारतेंदु हरिश्चंद्र। पहला ही पाठ है भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनके पाठ का नाम है एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। एक अद्भुत भी है और अपूर्व भी है, जो पहले कभी नहीं आया ऐसा एक स्वप्न है। उसके पश्चात यदि हम बात करें तो मुंशी प्रेमचंद। हालांकि मुंशी शब्द इनके साथ लगना नहीं चाहिए, वो बात की बात है, आप बाद में बात करेंगे उस पर। इनके द्वारा एक लिखी हुई बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है ईदगाह। और देखिएगा आज ईद और है कुदरती, आज खुदा न खास्ता ईद भी है, और आज हम ईदगाह शब्द का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। ईद का बहुत अच्छी कहानी है, हामिद है, नूरी है, समी है, मोहम्मद है, बच्चे हैं, वो बाल कल्पनाएं करते हैं, बच्चों की सी हरकतें करते हैं, और अंत में एक बच्चा बुजुर्गों की सी प्रौढ़ की सी बातें करते हैं, और ऐसा काम करते हैं जो शायद कोई प्रौढ़ व्यक्ति भी नहीं कर पाए। उसके बाद में है जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है जिसका नाम है स्त्री शिक्षा विरोधी कुतर्कों का खंडन। स्त्री शिक्षा विरोधी कुतर्कों का खंडन। हम गद्य खंड की बात करें, ये पाठ भी हमारे पाठ्यक्रम में रखा गया है। उसके बाद में है जैसे
आग और अनल के कवि कहा जाता है, जिन्हें रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर का एक खंड काव्य है कुरुक्षेत्र, जो वर्तमान समय में भारत की राजनीतिक परिस्थितियों को मद्देनजर रखें तो कुरुक्षेत्र हर एक व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। ईर्ष्या तूने गई मेरे मन से, ईर्ष्या तूने गई मेरे मन से, ये बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है। और उसके बाद में 1 2 3 4 और 5वें नंबर पर यदि हम बात करें तो सड़क सुरक्षा शिक्षा की। तो कुल मिलाकर इस गद्य खंड में और 5 पार्ट है, 5 पार्ट है हमारे रखे गए हैं, और इनमें से कुल मिलाकर कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाने हैं? 24 नंबर के प्रश्न इन 5 पार्टों में से। तो आप मान के चलिए कि कोई भी पार्ट अछूता नहीं रहेगा, प्रत्येक पार्ट में से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिएगा 4 पार्ट रखे हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, मुंशी प्रेमचंद का ईदगाह कहानी, महावीर प्रसाद द्विवेदी का एक निबंध, स्त्री शिक्षा विरोधी कुतर्कों का खंडन, और रामधारी सिंह दिनकर का एक ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, और सड़क सुरक्षा शिक्षा। तो गद्य खंड में कुल मिलाकर ये पाठ हमारे पाठ्यक्रम में रखे गए हैं। इसके अलावा जो पाठ है वो समस्त पाठ है कम से कम 2020-21 के सत्र के लिए हटा लिए गए। अब बात करते हैं हमें पद्य खंड की। पद्य खंड में यदि हम बात करें तो पहला ही पाठ है वह सूरदास का रखा गया है। भक्त कवि सूरदास, और सूरदास की 4 कविताएं, जैसे हम कहें कि बूझत श्याम कौन तू गोरी, बूझत श्याम कौन तू गोरी, एक तो ये पद है। दूसरा है मधुकर श्याम मनो हमारे चोर, मधुकर श्याम हमारे चोर। दूसरा एक ये पद है। इसके बाद में संदेशनी मधुबनी, संदेशनी मधुबन कूप भरे, संदेशनी मधुबन कूप भरे। और चौथा उधू मन माने की बात, ये उधो तुम्हारे बस का रोग नहीं है, मन के मानने की बात है। मन मानता है तो ठीक है, नहीं मानता है तो नहीं मानता, इस पर किसका बस है। इसके बाद में 2 नंबर पर हम बात करें तो तुलसीदास के रामचरितमानस का एक पाठ है जिसमें लक्ष्मण और परशुराम का संवाद है। लक्ष्मण और परशुराम का संवाद वाला पाठ थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन अवधी भाषा में रचित इस पाठ को पढ़ने के अपने आनंद हैं। देखिएगा, पढ़ेंगे हम। उसके बाद में जयशंकर प्रसाद है। जयशंकर प्रसाद की हिंदी हम बात करें तो छायावाद के कवि थे, और छायावादी कवि की एक बहुत ही सुंदर छायावादी रचना आपको यहाँ पढ़ने को मिलेगी जिसका नाम है प्रभु। नंबर 4 पर बात करें तो नंबर 4 पर नंबर आता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की 2 कविताएं हैं, अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत, और दूसरा है मातृवंदना। दूसरी कविता का नाम है मातृवंदना। उसके पश्चात नंबर 5 पर महादेवी वर्मा की अग्रजा हम कह सकते हैं, मतलब वैसे सहेली, और उनकी रूममेट भी थी सुभद्रा कुमारी चौहान, जो एक कविता, सिर्फ एक कविता की रचना करने के कारण से भी, और उनका नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाता है, और उस कविता का नाम है झांसी की रानी। एक सड़क दुर्घटना में देश की आजादी के तत्काल पश्चात इनका देहांत हो गया था, जो कह सकते हैं कि एक अच्छी कवियत्री और हिंदी साहित्य के लिए एक बड़ी क्षति थी वो। उसके बाद नागार्जुन, नागार्जुन को ढक्कन और बाबा के नाम से भी अभिहित करते हैं या पहचानते हैं। कल की बात, कल और आज,
कल और आज। एक कविता तो यह है इनकी, और दूसरी कविता है उषा की लाली। दूसरी इनकी कविता है उषा की लाली। कुल मिलाकर ये दो कविताएं नागार्जुन साहब की हैं। अब हम बात करते हैं तो पद्य खंड में कुल मिलाकर 6 कवि रखे गए हैं। सूरदास के 4 पद रखे गए हैं। तुलसीदास की रामचरितमानस का एक अंश रखा गया है। जयशंकर प्रसाद की एक कविता प्रभु रखी गई है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की 2 कविताएं हैं, अभिन्न होगा मेरा अंत और मातृवंदना। इसके बाद में सुभद्रा कुमारी चौहान की एक बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही सरल भाषा में सहज सरल और वीर रस से भरपूर रचना झांसी की रानी। और उसके बाद में बाबा ढक्कन अर्थात नागार्जुन की 2 कविताएं हैं, कल और आज और उषा की लाली। कुल मिलाकर ये कविताएं हमारे पाठ्यक्रम में रखी गई हैं। सबसे पहले हम कविता वाले खंड को लेकर ही चलेंगे, कविता का अध्ययन और अध्यापन करेंगे, पठन पाठन करेंगे, और उसके पश्चात धीरे धीरे पद्य खंड से और हमें गद्य खंड तक भी आएंगे। और हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम अच्छी से अच्छी और अधिक से अधिक जानकारी बच्चों तक प्रस्तुत करें। एक बात याद रखने की है कि हम सत्र 2020-21 की उस परीक्षा की बात कर रहे हैं जो मार्च 2021 में आयोजित होने वाली मई 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना लॉकडाउन की वजह से नहीं हो पाई। और अब भविष्य के गर्भ में है कि कब इसके बारे में निर्णय लिया जाता है, कब बच्चे परीक्षा दे पाएंगे। तो ये सत्र 2020-21 के सत्र की बात कर रहे हैं, जो 2020-21 के सत्र की परीक्षा आयोजित होनी है, उन्हीं के विषय में संशोधित पाठ्यक्रम के बारे में हमने जाना। और हमारी पाठ्य पुस्तक के कौन कौन से पाठ हमारे, कौन कौन सी कविताएं हमारे पाठ्यक्रम में रखी गई, उनके बारे में जाना। कल हम ये जानेंगे कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर 28वें नंबर के प्रश्न तक क्या क्या चीज पूछी जाएंगी। जैसे हम बात करें कि प्रश्न नंबर 9, 10, 11 में क्या होगा, 8, 9, 10, हाँ, प्रश्न संख्या 9, 10, 11 में क्या होगा, तो हम कह सकते हैं प्रश्न संख्या 9, 10 और 11 में खाली स्थान होंगे। प्रश्न संख्या 1 में क्या होगा, प्रश्न संख्या 1 में 10 प्रश्न होंगे, छोटे छोटे जो एबेसेदा वाले होंगे। और उन एबेसेदा वाले प्रश्नों की यदि हम बात करें तो 1 से लेकर 4 तक के जो प्रश्न हैं वो किस प्रकार के होंगे, उनमें समास पूछे जाएंगे। प्रश्न संख्या 6 से लेकर 8 तक के इस प्रकार के होंगे, उन 6 से लेकर 8 तक के में वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि पूछी जाएगी। और सब पाठ 9 प्रश्न संख्या पहले के 90 नंबर के प्रश्न में क्या होगा, तो वहां एक मुहावरे का अर्थ पूछा जाएगा। प्रश्न संख्या 10 में क्या होगा, वहां एक कहावत अथवा एक लोकोक्ति का अर्थ पूछा जाएगा। इस प्रकार से हम एक एक प्रश्न के बारे में, एक एक प्रश्न को खोलकर बात करेंगे। और उसके बाद हम पाठ्य पुस्तकें और हमारी व्याकरण और हमारे रचना संबंधी जो चीजें हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, ये आपका अपना चैनल, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, आपकी मर्जी, और इससे अधिक देखें। और कक्षा 10 की परीक्षा देने वाले बच्चों के साथ इसे शेयर करें। 10वीं कक्षा की परीक्षा देने वाले बच्चे हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम अगले कई साल तक आपके काम आने वाले हैं यदि जिंदा बचे तो। क्योंकि ये लॉकडाउन, ये कोरोना, कह नहीं सकते कौन कब तक है, कब इस दुनिया से उठ जाए। तो दोस्तों, अनुमति दीजिए। नमस्ते, शुक्रिया, धन्यवाद।